अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान में मैं आज सलमान अहमद और आज हमारे कानूनदान हैं जनाब अहमद हसन खान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहले तो हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली कहाँ से? मैं लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ और मेरे वालिद साहब आर्मी में थे और अब तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। और मेरे दादा और उनसे पहले जितने थे वो सिविल सर्विस में होते थे। सो मैंने लॉ को अपना प्रोफेशन चूज़ किया और उसी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताएं, कहाँ से एजुकेशन? जी, मैंने अपना हाई स्कूल या FSC एचसन कॉलेज से किया था। फिर BA या BSc मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB किया। और फिर LLM मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से किया। तो पहले अगर आए कि LLB वाई लॉ? जी, लॉ एक्चुअली मेरे एक कज़न थे, वो लॉ कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे। सो उनसे मेरा बड़ा काफ़ी इंटरेक्शन था। मेरे जो दादा थे वो मैजिस्ट्रेट भी रहे और सिविल सर्विस में भी थे, तो उससे इंटरेक्शन भी काफ़ी था। और फिर एक एप्टीट्यूड था मेरे ख्याल में तो टुवर्ड्स लॉ, तो इसलिए ऑप्ट किया था। सही। तो लॉ में आने के बाद आपने ज्वाइन किन को किया, किन के पास काम शुरू किया? सबसे पहले मैंने राजा मोहम्मद अनवर साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, बहुत ही शफीक और अच्छी पर्सनैलिटी, तो उनके साथ काफ़ी अर्सा मैंने काम किया। और ज़्यादा उनका काम जो उनका फोकस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बल्कि हर तरह का ही काम करते थे। सो एक वाइड रे था ऑफ लिटिगेशन जो मेरे सामने आया। सो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। जी। तो हाउ वाज ही एज पर्सन, एज मेंटर, कैसा? एज ए मेंटर बहुत ही धीमे मिजाज के और मतलब कई दफ़ा गलतियां भी होती थी, काम सीखते हैं तो गलतियां भी होती, लेकिन कभी ना उन्होंने कभी डांटा ना कभी कुछ किया, बस बड़े प्यार से समझा दिया करते थे। और बहुत ही शफीक उस्ताद थे और वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग। यू टोल्ड के आपने LLM कॉर्नेल से किया। जी। आईवी लीग में पढ़ना, यहाँ से जब यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में वहाँ पे जाके एडजस्ट होना, हाउ डिड यू मैनेज इट, वहाँ का गैप? ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ से जब पढ़ के और मैं 2 साल प्रैक्टिस करके गया था, तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा मैं बेहतर तौर पे तैयार था फ्रॉम अ फ्रेश ग्रेजुएट। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट तकरीबन 1.5 माह समझ नहीं आई कि हुआ क्या, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लास होती थी और रात 12 बजे तक काम होता था। ये रोज़ाना का मामूल था, वीकेंड्स मिला के। सो 1.5 महीने बाद कुछ समझ आई कि इनका सिस्टम कैसे चलता है, लेकिन बड़ा ही रिगरस था। और वो इतना पढ़ा देते हैं आपको कि आप फेल होना तो नामुमकिन ही होता। सो वेरी टफ एंड वेरी चैलेंजिंग, लेकिन वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, तो कॉर्नेल से वापस आके फिर कहाँ किसके साथ काम? डॉक्टर परवेज़ हसन साहब के साथ मैंने काम किया। और उनके पास लिटिगेशन का इतना एक्सपोजर नहीं है, उनके पास एडवाइजरीज ज़्यादा हैं और ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल एडवाइस टू वेरियस कंपनीज, इस तरह के काम ज़्यादा थे। जी। तो इसके बाद यू हैव बीन काउंसिल फॉर बैंक्स, कहाँ रहे हैं? मैं बैंक ऑफ पंजाब में GM लीगल की पोजीशन पे रहा। ठीक है। उसके बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर उनका रहा। सो एक ही अरसा था जिसमें मैंने कुछ इन हाउस काम भी किया। जी। कैसा काम होता है इन हाउस काउंसिल का, काम क्या होता है? डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे। जिस तरह बैंक का एज ए लीगल एडवाइज़र तो एक मोनोटोनस सा काम है कि आप देख लें कि लीगल एडवाइस आ गई या आपने जो लिटिगेशन है उसको फॉलो कर लिया। लेकिन जो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज का काम था वो बड़ा मुनफरद था। उसमें एज एन आर्बिट्रेटर काम करना पड़ता था टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द मेंबर्स। उसके अलावा वहाँ रेगुलेशंस की ड्राफ्टिंग थी। वो एक स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है
लिटिगेशन ऑब्वियसली, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वो सारे चलते थे, लेकिन इसका जो एक सबसे मुनफरद एक जो पहलू था वो आर्बिट्रेशंस थी, और जिसके अंदर आपको बड़ी इन डेप्थ नॉलेज मिलती है हाउ द स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स एंड हाउ इट फंक्शंस। सो दैट वाज समथिंग वेरी न्यू। आप एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे? जी, एडवोकेट जनरल ऑफिस के साथ एसोसिएटेड रहे। आपने एक अर्सा तक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की है, अभी भी आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एजी ऑफिस का एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट के लिए जब आके खड़े होना होता है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस? मैं अक्सर ये एक मिसाल देता हूँ अपने दोस्तों को कि ये फ़र्क होता है जिस तरह आप एक प्राइवेट क्लिनिक पे काम कर रहे हैं या किसी पब्लिक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही फ़र्क। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 2-3 रेट्स एक दिन में हों तो वो तो बहुत कहा जाता है कि जी हाई कोर्ट में बड़े मसरूफ़ हैं। वहाँ पर दिन में 20 से 25 से 30 रेट्स आपने एक दिन में करनी होती। सो जो ये अमाउंट ऑफ वर्क इज़ मैसिव, और जो डिपेंड करता है आप किस कोर्ट में हैं और जज साहब कितने फॉरगिविंग हैं या नहीं हैं, तो आपको तैयारी बहुत करनी पड़ती है और काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। बट जितना अरसा मैंने वहाँ पर काम किया है उससे ये ज़रूर होता है कि मैं लाइफ टाइम में भी अगर 2 लाइफ टाइम्स में भी काम कर लूँ तो शायद इतना ना कर सकता जितना वहाँ कर लिया। सही, तो काम तो वहाँ पे होता है लेकिन आपकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस साथ रुक जाती है। जी तो आपकी क्लाइंटेज पे उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता कि जब आप दोबारा से वहाँ से निकल के आते हैं एजी ऑफिस से, तो एक दोबारा से सारा सेटअप शुरू करना और सारा सिलसिला? जी बिल्कुल मुश्किल होता, और अब अपने मेरे ख्याल में मैं वाज लकी कि मेरी फर्म चल रही थी और मेरे दोस्त वहाँ बैठे हुए काम कर रहे थे, तो कंपैरेटिवली आसान होता है टू गो बैक एंड स्टार्ट। बट यस, फ़र्क तो पड़ता है 3 साल में, इसका कोई नहीं। अब यू हैव बीन टीचिंग इन पाकिस्तान कॉलेज एंड यू हैव बीन वाइस प्रिंसिपल इन पंजाब लॉ कॉलेज एज वेल। जी, हाउ डू यू सी द पाकिस्तानी लीगल एजुकेशन सिस्टम? क्या नकाइस क्या हैं, कहाँ पे गुंजाइश है बेहतरी लाने की? जी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी पिछले दिनों में। एक कमीशन पहले सईद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बनाया था ऑन लीगल एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, मैं उसका मेंबर था। उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उस काम का बेड़ा उठाया और फिर हर सूबे में एक कमीशन बना जिसने अपनी अपनी सिफारिशात दी। तो हमारे चेयरमैन साहब जो थे वो अनवर कमाल साहब थे, वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। सो उनके साथ मिलकर काफ़ी काम किया हमने, कुछ 1.25 साल काम किया इस चीज़ का। और हमारी कमीशन का जो बहुत सारी सिफारिशात थी, एक जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो गेयर्ड नहीं है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। वो आपको मजबूर करता है कि आप 12-13 सवाल याद करें और गाइडों से पढ़ें और उनका इम्तिहान दें और आप पास हो जाएं। मुझे शायद ये इस चीज़ पे शायद इतना मैं क्वेश्चन ना करता अगर मैं बाहर ना पढ़ा होता, लेकिन वहाँ से पढ़कर जब आप वापस आते हैं तो आपको पता चलता है कि डिफरेंस क्या है हमारी पढ़ाई में और उनकी पढ़ाई में। मुझे याद है वहाँ पे जब मैं आखिरी हमारी क्लास थी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने ऑप्ट किया हुआ था, और वहाँ पर आखिरी दिन हमारी जो टीचर थी उन्होंने एक केस दिया कि जी ये केस सुप्रीम कोर्ट से परसों डिसाइड हुआ है, ये आपके कोर्स का हिस्सा, ये पढ़ लीजिएगा, इम्तिहान में आ जाएगा। सो कहाँ वो एक स्टैंडर्ड वहाँ पर है और एक स्टैंडर्ड यहाँ पर। तो हमारी एक बेसिक सिफारिश जो इसमें यही थी कि इस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को बेहतर करें और ये जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं ये ख़त्म करें, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करें। जब ये स्टैंडर्ड ऊपर होगा तो उस स्टैंडर्ड से आपके जो वकला और आपके जो जजेस आप बन रहे हैं उनमें एक नुमाया फ़र्क आएगा। सो ये एक सिफारिश थी इस कमेटी की। जी सर, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट आई जी, उसी की बेसिस पे आई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने वहाँ पर एक कमेटी बना दी थी जो कि जिसको इन कमीशन ने रिपोर्ट करना था। वो जो सिफारिशात मेरा अपना ये व्यू है कि वो जो सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट के सामने गईं उसमें ये जो हमारी सिफारिशात थी ये इनको कोई इतना उन्होंने शायद वेट नहीं दिया। बहरहाल ये उनकी सवाबदीद है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो जो हमारा कमीशन था उसकी सिफारिशात पर बेस्ड नहीं,
और वो जो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिशात, और उन सिफारिशात से कई सिफारिशात से मैं शायद बेहतर होंगी, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन था ऑफ एग्ज़ामिनेशन सिस्टम उसको उन्होंने सही एड्रेस नहीं किया। मेरे ख्याल में महवर जो होना चाहिए ना, वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के साथ साथ जो आपको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है और केस लॉ बेस्ड ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब ये बच्चा बाहर को ही निकलता है तो 2 साल उनको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, पढ़ना कैसे। मेजॉरिटी के साथ ये हाल। ये जो बाकी चीज़ें हैं कि बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, कुर्सियाँ इतनी होनी चाहिए, एंट्री टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये उसको सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर मेन कॉलम ये मिसिंग है तो फिर उनका इतना शायद फ़र्क ना पड़े किसी चीज़ पे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि यू हैव बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम एसोसिएटेड विद दिस प्रोफेशन, क्या फ्लॉज आप देखते हैं, मेजर फ्लॉज क्या देखते हैं आप जो हमारे इंसाफ के निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं या जस्टिस में डिले का बायस बन रहे हैं? जी 2 चीज़ें तो सबको ही पता है। एक तो फ्रिवलेस लिटिगेशन बहुत है, फ्रिवलेस इन द सेंस के केस नहीं होता लेकिन हम फाइल आदतन हम कर देते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, इंक्रीज इन लिटिगेशन की वजह है जो एग्जेक्टिव हमारा है उसके इनएक्शंस। जब मैं एडवोकेट जनरल ऑफिस में था तो वहाँ पे ये आइडिया होता था कि तकरीबन जो रिट्स फाइल होती हैं उसमें एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिट्स ये इस चीज़ पे होती हैं कि गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। सो गवर्नमेंट बार वक्त एक्शन लेने लग जाए तो आई एम श्योर इससे काफ़ी कटौती हो सकती है। एक चीज़ जो अब रिसेंटली सामने आई है वो स्ट्राइक्स का एक एलिमेंट आ गया है, वकील स्ट्राइक्स पे होते हैं। अब स्ट्राइक पे क्यों होते हैं ये मेरे ख्याल में किसी वकील को भी नहीं पता होगा क्यों स्ट्राइक की गई, लेकिन अगर की गई है तो स्ट्राइक ये मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है कि आप कोर्ट में जाने की स्ट्राइक कर दें कि हम रिप्रेजेंट नहीं हो करेंगे बाकी क्लाइंट्स को। तो क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना तो आपकी ड्यूटी है और आपने करना ही। सो आप बैठे बैठे कह दें कि जी अब आज इस कोर्ट में नहीं जाएंगे तो सारा मामला रुक जाता है। प्रोटेस्ट करने के और भी बड़े तरीके होते हैं, बट दिस इज आई फील दिस इज़ नॉट द राइट वे। एक तो ये चीज़ ने काफ़ी डैमेज किया। दूसरा, मेरे ख्याल में जजेस को थोड़ा एम्पावर करना चाहिए कि कहाँ जहाँ पे वो एडजर्नमेंट्स इतनी दे देते हैं और रिप्लाई नहीं आ रहा, तो सिविल कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी फिर एक और अपॉर्चुनिटी फिर एक और अपॉर्चुनिटी। और जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हाथ रखें कि इतनी एडजर्नमेंट्स ना दी जाए। आई थिंक दैट ये 2-4 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में अगर मतलब इन्फोर्स कर दी जाए तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आम आवाम में एक इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान की जो लोअर जुडिशरी है इसमें चेहरा देख के फैसले किए जाते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं कि ये ऐसी बात है? जी, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त बात है। मैं खैर लोअर जुडिशरी के ज़रा ऊपर भी चले जाएं तो ये बात दुरुस्त है कि बार एसोसिएशंस जो हैं अब बहुत ताकतवर हो गई और कई मरतबा जजेस इतना प्रेशर नहीं लेते जितना उनको ले लेना चाहिए। इसको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे एड्रेस करना ही पड़ेगा। वो कौन करेगा ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, अभी रिसेंटली सीपीसी में अमेंडमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि उन अमेंडमेंट से कुछ बेहतरी आएगी? कुछ तो 7-11 के बारे में है कि आप वो रिटन स्टेटमेंट के अंदर ही आप डाल दें, या एग्जीक्यूशन फॉर एग्जांपल सब ऑटोमेटिक कन्वर्जन है ऑफ डिक्री इनटू एग्जीक्यूशन। ये सब ठीक चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो ज़्यादा डिले है वो इसमें शायद ना होता हो जितना कि आपको ये स्ट्राइक्स में और एडजर्नमेंट्स में और मौके फराहम करने में हो जाता। उसको फिर भी कहीं ना कहीं आपको क्लैंप डाउन करना पड़ेगा। ठीक है जी सही। सर, हमारे नौजवान वकीलों को क्या पैगाम देंगे आप कि जब वो प्रोफेशन में आए तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए और कामयाब वकील बनने के लिए? कामयाबी तो खैर अल्लाह ताला देता, लेकिन अच्छा वकील आपके बनना ये आपकी स्वाबदीद है और आपके
पावर में है। मेरे ख्याल में इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ये दो चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं, हर शख्स के लिए ज़रूरी हैं, वकील के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पूरी कोशिश करें कि आपके जो क्लाइंट है उसको बेहतर से बेहतर एडवाइस दे सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो अब आपके पास आता है या नहीं आता। कई दफ़ा होते हैं क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप एक एडवाइस देते हैं, वो उनको पसंद नहीं आती, वो कहते हैं किसी और के पास चले जाते हैं। सो इससे मुबर्रा होकर जो भी आप समझ सकते हैं कि बेस्ट एडवाइस है वो उनको दें, ऑनेस्टली अपना काम करें और इंटेग्रिटी से काम करें। सो ये एक नोबल प्रोफेशन है और इसको नोबल रहना है तो ये दो चीज़ें तो होनी लाजमी जी। जब आप इस प्रोफेशन में आए और आज तक, who has been can be more than one your ideal in this profession? डिफरेंट जावियों से हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डॉक्टर परवेज़ हसन साहब का नाम लूँ तो ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट, ही स्टिल इज। अपने प्रोफेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सो एक उनकी आदत वो है, सो आई आइडलाइज हिम फॉर दैट। आई आइडलाइज राजा मोहम्मद अनवर साहब फॉर हिज कंपैशन। आई आइडलाइज सैयद मंसूर अली शाह साहब, मैं उनका लॉ अफसर भी रहा, उससे पहले भी जानता था, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अल्लाह ताला ने उनको बहुत एक मैं तो कहता था थोड़ा ब्रेन ज़्यादा ही दे दिया, क्योंकि हम जहाँ से शुरू होते थे वो वहाँ पहुँच कर आगे चल चुके होते थे। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्क छोड़ा है मेरे ऊपर और इनको इन डिफरेंट वेज आई डू आइडियलाइज दम। यस। अपनी इस फर्म के बारे में बताएं। आर यू दी लोन पार्टनर या बाकी लोग और भी हैं इसमें? वी हैव 3 पार्टनर्स। मैं हूँ, महर मोहम्मद इकबाल साहब हैं और मिस्टर जमाल ममदोट हैं। सो इस वक्त हम 3 पार्टनर्स हैं इस फर्म में और हमारे 2 ऑफिसेज़ हैं, एक माल रोड पे है, एक मेन मार्केट में। सो यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क डू यू हैंडल? वी ट्राई टू डू एवरीथिंग। मतलब वो उसमें ये नहीं है कि किसी चीज़ पर हम करें, लेकिन मेन फोकस हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन है। हमारे पास कुछ सिविल मैटर्स हैं और उस पर ज़्यादा फोकस होता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।